दोस्तों, आपका इस क्लास में स्वागत है। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए आज हम बात करेंगे कि हमारा सेटअप कैसा होना चाहिए और एक इंट्रोडक्शन देंगे सी प्रोग्रामिंग के बारे में और छोटा सा लैब डेमो देंगे कि किस तरह से कंपाइल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में जब लैब सेटअप की बात होती है तो हम कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो जानना चाहते हैं कि मेरे लिए कौन सा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, तो लाइनक्स मशीन चाहिए कि विंडोज़ मशीन चाहिए, या फिर आपको ऑनलाइन कंपाइलर या ऑफलाइन कंपाइलर यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है, उसके बारे में बताया जाएगा। सी प्रोग्रामिंग में लोगों को बहुत डाउट होता है कि क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे लिए सही है, इसके क्या फ़ायदे हैं, है ना। तो इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में चर्चा की जाएगी। और जब कंपाइल करते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड आता है, फिर बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कोड आता है, तो वो क्या है, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसको मैं एक डेमो के द्वारा आपको समझाऊंगा। और सी प्रोग्रामिंग तो काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, तो एक छोटा सा रिकैप करेंगे क्योंकि ये शुरुआत है अभी। ठीक है, तो गेटिंग स्टार्टेड है, शुरुआत है, तो थोड़ा सा बताएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अच्छी चीज़ों के बारे में। तो बताते बताते कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ये सब के बारे में क्विकली थोड़ा थोड़ा बताएंगे और आपको 2 लैब एक्सरसाइज कराएंगे जो मैं कि आपको डेमो दूंगा और समझाऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला चीज़ ये रहेगा कि लैब के बारे में क्या किया जाए। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है, जैसे स्पेशली क्या होता है, बहुत सारे लोगों के स्टूडेंट लोगों के पास, विद्यार्थियों के पास विंडोज सिस्टम रहता है ना। तो आपको पहले ये जानना जरूरी है कि आपको विंडोज सिस्टम चाहिए या लाइनक्स सिस्टम चाहिए। तो अगर आप प्योर सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो दोनों सिस्टम बराबर होते हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि सी क्या है, एक थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत सीरियस प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, स्पेशली सी प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, सीरियस प्रोग्रामर का मतलब ये होता है कि कर्नल डेवलपर, सिस्टम प्रोग्रामर, राउटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो रन करना है, एम्बेडेड सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं वो रन करना है, रियल टाइम सिस्टम, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं वो रन करना है। तो ये जो सीरियस प्रोग्रामिंग हो जाती है, अगर आप बहुत सीरियस प्रोग्रामिंग में घुसना चाहते हैं फंडामेंटली, तो आपको लाइनक्स सिस्टम में रिकमेंड करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि आप देखिएगा लाइनक्स सिस्टम क्या होता है, दुनिया के जितने भी बड़े वेबसाइट होते हैं सब लाइनक्स पे रन करते हैं। ठीक है, आप गूगल ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, हमारा खुद का सैंड फाउंड्री ले लीजिए। तो मेरा सैंड फाउंड्री एक क्लाउड में है, लेकिन वो लाइनक्स सिस्टम रन करता है। फेसबुक के सारे सर्वर, गूगल के सारे सर्वर, सारे लाइनक्स में रन करते हैं। और उसमें हम जो कर्नल रन करते हैं वो लाइनक्स हो गया, वो सी में लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि जब मैं ये वीडियो, जो आपको बहुत सारे वीडियो बना के पोस्ट कर रहा हूँ, मैं हर बार बहुत सारे वीडियो में लाइनक्स कर्नल का सोर्स कोड भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊंगा। बहुत सारे केसेस में आपको लाइनक्स कर्नल के सोर्स कोड दिखाई देंगे। तो इससे क्या होगा, आप लैंग्वेज समझ रहे हैं, भाषा समझ रहे हैं सी लैंग्वेज को, और आपको हम उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा रहे हैं। तो मेरा तो रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लाइनक्स मशीन यूज़ कीजिएगा। मैं खुद लाइनक्स यूज़ करता हूँ। अगर आपको खाली लैंग्वेज के बारे में फोकस करना है तो लाइनक्स और विंडोज़ दोनों चल जाएगा। ठीक है, एक फ़ायदा ये भी होगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं लाइनक्स मशीन खुद यूज़ करता हूँ, तो मैं बहुत सारे लाइनक्स कमांड यूज़ करूँगा। ये जो कमांड होते हैं, ये जो प्रोफेशनल जो कंपनीज में काम करते हैं, डेवलपर या टेस्टर जो बोलते हैं, डेवलपर या टेस्टर दोनों, ये दोनों ही बहुत सारे ये सब कमांड्स को यूज़ करते हैं। और जो लाइनक्स के बड़े बड़े सर्वर को मेंटेन करते हैं वो भी ये सब कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं नेचुरली वो सब कमांड को यूज़ करूँगा, तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा अगर आप लाइनक्स सिस्टम यूज़ करते हैं तो। सो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, एक लाइनक्स मशीन लीजिए। आपके पास विंडोज़ मशीन है तो पार्टीशन बनाइए, नहीं तो वर्चुअल मशीन यूज़ कीजिए। मैं वर्चुअल बॉक्स यूज़ करता हूँ मेरे सेटअप में, तो आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, या VMware होता है फ्री वर्जन, वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब लाइनक्स अगर आप चूज़ करते हैं तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हो जाते हैं, क्योंकि लाइनक्स क्या है, फ्री है। तो लाइनक्स में आप देखेंगे यूबंटू सिस्टम है, फेडोरा है, सेंटोस है, डेबियन है, सूजी है, बहुत सारे हैं। ठीक है, मेंडरेक है, आर्च लाइनक्स, काली लाइनक्स, मतलब हर समय नए नए लाइनक्स के वर्जन आते जाते हैं। तो आपको वो सबसे विचलित नहीं होना है, आप एक चूज़ कीजिए जो आपको आसानी से मिल सकता है। मैं पर्सनली उबंटू यूज़ करता हूँ, कभी कभी फेडोरा करता हूँ, और किसी स्पेशल सिचुएशंस में सेंटोस भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशंस है। लाइनक्स वही रहेगा, कर्नल वही रहेगा, कमांड वही रहेंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशंस का थोड़ा सेटअप थोड़ा सा अलग होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलग होता है, सॉफ्टवेयर में जो उसमें इंस्टॉल होते हैं थोड़े से अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन
आप इनमें से कुछ एक चूज़ कीजिएगा। कुछ लोगों के पास ओल्ड वाले पुराने वाले यूनिक्स सर्वर होते हैं, ठीक है। आज की डेट में भी आपको कहीं ना कहीं यूनिक्स सर्वर मिल जाएंगे। अगर आप यूनिक्स कर रहे हैं, जैसे सोलारिस होता है या HP UX या IBM का AIX, ये सब यूनिक्स सिस्टम्स होते हैं। चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें आप कमांड्स प्रोग्रामिंग सब कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइनक्स है जो सबसे कॉमन है, तो प्लीज़ लाइनक्स यूज़ कीजिएगा। फिर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, जैसे मेरे पास ईमेल आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर मैं सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर लूँ। आप ऑनलाइन कंपाइलर क्यों यूज़ करना चाहते हैं? कई बार क्या होता है, आप बोलते हैं बड़ा आसान है, कोई भी वेबसाइट में चलेगा कंपाइलर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन कंपाइलर एक रेस्ट्रिक्टेड स्कोप देता है। आप सारे प्रोग्राम, सारे कमांड कुछ टाइप नहीं कर सकते, आप खाली इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और अगर आप कोई टफ प्रोग्राम बनाए हैं तो उसको भी रन करना कई बार मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन कंपाइलर में। अगर आप खुद का आपका लाइनक्स मशीन है तो उसमें आप GNU GCC कंपाइलर इंस्टॉल कीजिए, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होगा, या इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करके आप उसको रन कीजिए अपने सिस्टम में, वो बहुत फास्ट भी होगा। आप सारे कमांड यूज़ कर सकते हैं, कमांड का आउटपुट सेव कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑनलाइन में रियली में रेस्ट्रिक्शन होता है। अगर आपके पास सिचुएशन, आपके पास लाइनक्स मशीन नहीं है तो और आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो कीजिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ऑनलाइन मत कीजिए, आपको खाली ऑफलाइन कंपाइलर यूज़ करना है। ऑफलाइन मतलब आपके सिस्टम में होगा, ठीक है। तो लैब सेटअप में आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी रहती है, क्योंकि एक बार आप सेटअप कर लिए तो अब आप फोकस करेंगे अपने काम पर। तो एक और बेनिफिट ये रहता है आपके लैब सेटअप का, खुद का मशीन बनाइए, खुद का वर्चुअल मशीन बनाइए, खुद का कंपाइलर यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपका है, आपके पास, आपके साथ रहेगा। आपको इंटरनेट पे निर्भर नहीं होना है। कई बार सिस्टम काम नहीं करता, कई बार नेटवर्क काम नहीं करता, इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है। तो एक सेटअप बना लेंगे तो आप उसमें फोकस्ड वर्क कर सकते हैं। तो ये बात तो हो गई आपके लैब सेटअप की, ठीक है। तो लैब सेटअप बहुत ज़रूरी हो जाता है। लैब सेटअप जब हो गया तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने में अब हम क्या चालू करते हैं कि जब हमने C प्रोग्राम लिख लिया, क्योंकि ये एडवांस क्लास है तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहला टॉपिक होगा जो मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद सारे एडवांस टॉपिक में घुस जाऊंगा। जब C प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं तो जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड भी बनता है, बाइनरी कोड भी बनता है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कोड क्या है, बाइनरी कोड क्या है। मैं इसको एक डेमो के द्वारा आपको समझाता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड जब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, है ना, तो वो एक छोटा सा कोड रहता है। आपने एक मेन फंक्शन लिखा, मान लीजिए हेलो वर्ल्ड लिखा या हेलो सैंड फाउंडर लिखा, तो उसको कंपाइल करेंगे, जो मेन फंक्शन होगा वो आपका ऑब्जेक्ट कोड होगा। वो खाली आप ही का कोड है, आपने लिखा है, वो कंपाइल होकर आया है। बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कोड का क्या मतलब होता है, आपने जिस प्लेटफॉर्म में उस कोड को लिखा है तो उसमें बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन, लोडर फंक्शंस, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी जुड़ जाती है आपके मेन फंक्शन के साथ, एक बहुत बड़ा कोड बन जाता है। उसको हम a.out भी बोलते हैं। तो इसका मैं डेमो दूंगा और आपको डिफरेंस बताऊंगा, ये जो फाइल होते हैं ऑब्जेक्ट कोड या फाइनल जो बाइनरी a.out होता है उसके क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इसका जो डेमो होगा, डेमो में आपको मतलब पता चलेगा। तो डेमो मैं थोड़ा आखिरी में दूंगा, ऑब्जेक्ट कोड वर्सेस बाइनरी कोड के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो ये जो एडवांस कोर्स है इसमें काफ़ी एडवांस चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन मैंने ये मॉड्यूल इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं वो स्टार्टिंग में C लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते पढ़ते कई बार कंफ्यूज जाते हैं, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या बेनिफिट है इसमें, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सोचने की दरकार नहीं है, आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा C लैंग्वेज आखिरकार क्या है। आज के ज़माने में लोगों का ध्यान खाली नई नई चीज़ों पे जाता है, लेकिन अगर आप C लैंग्वेज जानते हैं तो आप लंबे समय तक इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांडिंग पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत एडवांटेजेस सिचुएशन है, जितना डिटेल C लैंग्वेज है उतना कोई लैंग्वेज नहीं है। तो आप स्टार्ट करते हैं थोड़ा लैंग्वेज के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको रियली में बताऊंगा लैंग्वेज के क्या क्या बेनिफिट हैं। फीचर्स तो हैं ही, लेकिन क्या रियल बेनिफिट है इंडस्ट्री में आपके लिए अगर आप लैंग्वेज को जानते हैं तो पहला चीज़ हम जरा लैंग्वेज के बारे में कॉमन जानने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही तगड़ा लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें ऑपरेटर्स हैं, फंक्शंस हैं, वो दोनों को यूज़ करेंगे तो आप कुछ भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सिंपल प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो ये बेनिफिट है, आपको सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। ऑपरेटर्स में हम बात करते हैं, जैसे आप आगे भी पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ये आपको मालूम भी होगा, ठीक है। और फंक्शंस भी मालूम है,
या तो आप खुद के फंक्शन लिखिए F1 F2 F3, या यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गए, या फिर लाइब्रेरी फंक्शन, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग लेंथ, सब यूज़ करते हैं, printf, scanf। तो ये सारे फंक्शंस को और ऑपरेटर्स को यूज़ करके आप बहुत सिंपल प्रोग्राम और बहुत टफ प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। अब मानिएगा कर्नल जो है, लाइनक्स का जो कर्नल है वो सी में लिखा है, सबसे टफ प्रोग्राम है वो, ठीक है। तो जितना नॉलेज आपको लैंग्वेज का होगा उतना अच्छा कोड कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि जो सी जो कंपाइलर होता है ना, ये हमको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग और सी प्रोग्रामिंग कोर्स, असेंबली लैंग्वेज भी और हाई लेवल लैंग्वेज भी जो प्रोग्रामिंग कोड होता है, तो दोनों को आप लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं, एक ही प्रोग्राम में कंपाइल करके एक ए डॉट आउट ला सकते हैं, या फाइनली आउटपुट कोड ला सकते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या बिजनेस सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे अब आपको आइडिया होगा, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, आपने देखा है सी है, फिर C++ है, फिर जावा है, जावा के बाद पाइथन है, और आज की डेट में जावा स्क्रिप्ट है, तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट पॉपुलर है आज की डेट में। लेकिन आपको ये सब ध्यान नहीं देना है, जो सी लैंग्वेज है वो बहुत लो लेवल से काम करता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको सी प्रोग्रामिंग करके सिंपल प्रोग्राम और टफ प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज असेंबली के साथ भी जुड़ सकता है। असेंबली आपको मालूम है लो लेवल लैंग्वेज होता है, लोएस्ट लेवल होता है, ठीक है, क्योंकि मशीन के जस्ट ऊपर हम लोग ALP बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज। मशीन कोड हो गया, उसके ऊपर असेंबली लैंग्वेज कोड हो गया। असेंबली लैंग्वेज को आप लिखिए, कुछ पोर्शन को असेंबली में लिखिए, कुछ पोर्शन को सी में लिखिए, कंपाइलर दोनों को ज्वाइन कर देगा और आपको एक फाइनल बाइनरी एग्जीक्यूटेबल दे देगा जो कि आप रन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो हायर लेवल लैंग्वेजेस भी होते हैं वो अल्टीमेटली सी लेवल लैंग्वेज के बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका सी लेवल का नॉलेज है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब आपको एग्जांपल देता हूँ, जो सी लैंग्वेज हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैंने रिपीटेडली कहा है कि बार बार कहा है, कर्नल प्रोग्रामिंग में कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं आप, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप मतलब कंपाइलर भी आप लिख सकते हैं, नया कंपाइलर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, फंडामेंटल सॉफ्टवेयर, बैकअप करना है, बहुत सारे कमांड होते हैं, LS कमांड, PW, जितने सारे लाइनक्स में कमांड होते हैं, फाइंड कमांड, ग्रेप कमांड, सो लो लेवल है सब। ये सारी चीज़ें आप सी में आराम से लिख सकते हैं। बहुत सारे नेटवर्किंग एप्लीकेशंस होते हैं, वेब सर्वर होते हैं, अपाचे वेब सर्वर, डेटाबेसेस, MySQL, ये सारी चीज़ें सी में लिखी हुई है। जितने सारे आप देखेंगे ना पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, सब सी में लिखे हुए हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लिखा है, सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, क्लस्टरिंग सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, बहुत सारे फीचर्स है, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, VMware के जो वर्चुअल बॉक्स हो गया, VMware हो गया, बहुत सारी चीज़ें देखेंगी, सब सी में लिखा है। राउटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन करते हैं, जैसे सिस्को का आपने बहुत सारे राउटर्स के नाम सुने होंगे, या दूसरे कंपनीज के भी सुने होंगे, बहुत सारे राउटर्स, उसमें जो सॉफ्टवेयर रन करते हैं सब सी में लिखे होते हैं, ठीक है। तो आपको, और सी तो मैंने सिस्टम के बारे में बताया, लेकिन अगर आप एम्बेडेड फील्ड में भी जाएंगे, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर लो लेवल पे, रियल टाइम RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ड्राइवर पे जो फर्मवेयर होता है, बहुत सारे ड्राइवर होते हैं, चिपसेट होते हैं, फर्मवेयर होता है, सभी सी में लिखा होता है। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज की स्पेशलिटी की ये बहुत फास्ट है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि सी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट लोगों से सुना है कि सर सी का तो अब कोई स्कोप नहीं है, हमारे कॉलेज में यही बताया गया है, आपको पाइथन पढ़ना है। आप पाइथन पढ़िए, क्योंकि पाइथन बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आप सी समझ गए, सी में प्रोग्रामिंग कर लिए, तो आप दुनिया के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। सी रियली में टफ है, समझना मुश्किल है। सी लैंग्वेज एग्जैक्टली वही करता है जो प्रोग्रामर कहता है। प्रोग्राम अगर हम सी लिखते हैं तो बहुत फास्ट होते हैं, बहुत एफिशिएंट होते हैं। हम बिट बाय बिट ऑपरेशन कर सकते हैं, बाइट बाय बाइट ऑपरेशंस कर सकते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर आपको पता है, बाइट वाइज है, मैनिपुलेट कर सकते हैं। असेंबली में कोड कर सकते हैं, अगर असेंबली में कोड कर सकते हैं तो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सी के साथ मिल जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सी का इम्पोर्टेंस आज भी उतना ही है जितना आज से 20 साल पहले था। मैं तो ये बोलूँगा कि सी का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सी लैंग्वेज एक स्पेशल लैंग्वेज है। और कई बार आप पढ़े होंगे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सो रियली में ये मदर ऑफ एंड फादर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस है, ठीक है।
तो प्लीज़ सी में आप बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। तो मेरा जो उद्देश्य भी यही है कि एडवांस सी प्रोग्रामिंग जो मैंने बनाया है, ये जो पूरा प्लेलिस्ट वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि सी लैंग्वेज आखिरकार क्या है, क्या इसकी ब्यूटी है, किस तरह से लर्न करें, ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब आप देखिएगा, आप सी प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत क्विकली आपको मैं एक रिकैप करूंगा। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बेसिक लैंग्वेज आपको मालूम है। चूंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, वीडियो है, तो इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, सब कुछ कवर कर रहा हूँ। सो सोर्स कोड सी प्रोग्राम डॉट सी में लिखते हैं, आपको मालूम है एक्सटेंशन होता है। जब कंपाइल करते हैं तो ऑब्जेक्ट कोड बनता है, तो हमारे प्रोग्राम का डॉट सी का डॉट ओ बन जाता है, डॉट सी का डॉट ओ ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो एक लिंकर के द्वारा उसको हमको जोड़ करके, स्टैटिक लिंकिंग या डायनामिक लिंकिंग बोलते हैं, वो भी मैं डिटेल में किसी वीडियो में बताऊंगा। सो जो लिंकर के द्वारा वो एक फाइनली एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है, उसको बोलते हैं बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कोड। और ये कोड होता है, ये रन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोड को आप रन नहीं कर सकते, बाइनरी कोड रन करते हैं, क्योंकि वो टारगेट प्लेटफॉर्म पर होता है, जो प्लेटफॉर्म पर आप कोड लिखे हैं और कंपाइल किए हैं तो उस पर बनता है। लाइनक्स और यूनिक्स एनवायरनमेंट में जो नाम होता है उसको ए डॉट आउट बोलते हैं। जो फाइनली बाइनरी एग्जीक्यूटेबल बन गया, ऑटोमेटिकली उसका नाम ए डॉट आउट में कन्वर्ट हो जाता है। उसको आप दूसरे नाम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ए डॉट आउट होता है, उसको आप रन कर सकते हैं, है ना। और किसी भी सी प्रोग्राम को देखेंगे तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो खाली फंक्शंस होता है। आपका मेन फंक्शन F1 F2 यूजर डिफाइंड फंक्शंस या लाइब्रेरी फंक्शंस, प्रिंटफ, स्कैनफ, स्ट्रिंग लेंथ, कैलॉक, मैलॉक, ये सारी चीज़ें होती है। सी प्रोग्राम क्या है, फाइनली कलेक्शन है, फंक्शंस का कलेक्शन है, और सब सी लाइब्रेरी उसको सपोर्ट करता है, आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़र चाहे तो अपना प्रोग्राम भी लिख सकता है, आप यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी बना सकते हैं। अगर आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बहुत पॉपुलर हो गया, आपने मान लिया क्रिप्टोग्राफी पे बहुत सारे फंक्शंस बना लिए या किसी न्यू पैकेज पे बना लिए, तो उसको आप लाइब्रेरी के रूप में एक्सपोर्ट करके उसको दुनिया को दे सकते हैं, दुनिया उसको यूज़ कर सकती है, कोई और यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो सी प्रोग्राम अल्टीमेटली क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हुआ। उसमें जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन, जिसका नाम मेन स्टार्ट होता है, MAIN, मेन, वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्पेशल होता है। क्योंकि जो अपना लोडर या लिंकर होता है, रन टाइम एनवायरनमेंट, उसको बोला जाता है कि जो यूज़र ने प्रोग्राम्स, बहुत सारे फंक्शंस लिखे अपने प्रोग्राम में, जो मेन आएगा उसको पिक कीजिए और उस फंक्शन पे जंप कीजिए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। सो जो मेन फंक्शन होता है वो सबसे स्पेशल फंक्शन होता है सी लैंग्वेज में, क्योंकि ये इंस्ट्रक्ट करता है कि ये मेरे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो हम स्टेटमेंट्स होते हैं फंक्शन के, उसको फ्लावर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट में हम लोग उसको लिखते हैं, तो दोनों ब्रैकेट के बीच में हम कोड लिखते हैं। तो अब मैं जो भी एग्जांपल लिखूंगा आप देखिएगा, मैं पहले एक ब्लूप्रिंट बना लेता हूँ, रूपरेखा, मेन, उसके बाद फ्लावर ब्रैकेट रहता है ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला, उसके बीच में कोड लिखता हूँ। तो कोई भी फंक्शन ऐसे लिखना चाहिए, आप एक ब्लूप्रिंट बनाइएगा। सी लैंग्वेज की खासियत है और बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। जो वेरिएबल होता है सी में, कोई भी वेरिएबल होता है वो हमको डिफाइन करना पड़ता है, पहले डिक्लेयर करना पड़ता है यूज़ करने से पहले। आप बोलेंगे सर मैं तो हमेशा उसको डिक्लेयर करता हूँ, तो कंपाइलर कंपाइल ही नहीं करेगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपका फंक्शन इतना बड़ा है, आप वेरिएबल मिडिल में, बीच में उसको नहीं डिफाइन कीजिए, फंक्शन के स्टार्टिंग में उस वेरिएबल को डिफाइन कीजिए। सी लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स होते हैं वो फंक्शन के शुरुआत में ही होने चाहिए, एकदम स्टार्टिंग में, मिडिल में नहीं होने चाहिए। फिर आप बोलेंगे सर ये तो ऑलरेडी कंपाइल कर रहा है। देखिए, मैं आपको एडवांस सी प्रोग्रामिंग के गुण, प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, आप जो कंपाइलर यूज़ करते हैं सी कंपाइलर, वो सी और C++ दोनों कंपाइलर होता है, तो वो दोनों अलाउ कर देता है। ठीक है, अलाउ करना अलग बात है, लेकिन एज अ गुड प्रोग्रामर, जो भी गुड प्रोग्रामर, अच्छा प्रोग्रामर होता है, वो हमेशा वेरिएबल्स को फंक्शन के शुरुआत में यूज़ करता है, या फिर आपके पास ब्लॉक्ड स्टेटमेंट होते हैं, ब्लॉक स्टेटमेंट्स, उसमें यूज़ करता है, बिगनिंग में, शुरुआत में, बीच में कहीं यूज़ मत कीजिएगा। प्रोग्राम कंपाइल कर जाएगा लेकिन आप फिर एवरेज प्रोग्रामर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि वेरिएबल को फंक्शन के शुरुआत में ही डिक्लेयर करना है आपको। ठीक है, और प्रोग्रामिंग के कुछ गाइडलाइंस होते हैं। देखिए, एक डिसिप्लिन होगा तो प्रोग्रामिंग अच्छा होगा। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपको चूज़ करना है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो लोअर केस में लिखना है कि कैमल केस में लिखना है, आपको चूज़ करना है। अगर आप लाइनक्स के प्रोग्रामर हैं, यूनिक्स के प्रोग्रामर हैं, तो जनरली आप लोअर केस यूज़ करेंगे। मैं पिछले 25 साल से सी प्रोग्रामिंग करते आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं हमेशा लोअर केस यूज़ करता हूँ वेरिएबल के लिए। लेकिन कई डेवलपर होते हैं जो दूसरे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से आते हैं, विंडोज से आए होते हैं, तो उन लोग कैमल केस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कैमल केस क्या होता है आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, लेकिन कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के रूप में यूज़ होता है सब। लोअर केस मतलब सारे वेरिएबल के पूरे जो नाम होते हैं लोअर केस कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और बहुत ज़रूरी है सी लैंग्वेज में
जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होते हैं जो बोलते हैं हम लोग, उसको आखिरी में सेमीकोलन डालना पड़ता है। अगर सेमीकोलन डालेंगे तो प्रोग्राम काम करेगा, कई बार नहीं डालेंगे तो प्रोग्राम नहीं काम करता है, और कई बार डाल दिए तो प्रोग्राम काम करना चाहिए वो भी नहीं करता। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकोलन। तो एक एग्जांपल है इस वीडियो के आखिरी में मैं एक एग्जांपल दूंगा कि सेमीकोलन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों उसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो अपर केस लेटर कहाँ यूज होता है? जैसे मैंने लोअर केस का तो गाइडलाइन दे दिया, ठीक है। अपर केस जनरली यूज होता है जब हम कोई सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक कांस्टेंट का मतलब हुआ कि कोई भी, स्पेशली जैसे हैश डिफाइन मैक्रो यूज करते हैं, तो एक प्रकार से वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, वहाँ पे भी कैपिटल लेटर यूज किया जाता है। या फिर इनम्स होता है, इन्यूमरेशंस। सो इनम्स में जो आप इन्यूमरेशंस करेंगे, जो लिस्ट बनाएंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, व्हाटएवर जो भी रहेगा, कैपिटल लेटर में लिखिएगा, तो उससे क्या आसानी से दिखाई देता है प्रोग्राम में, हाँ ये कैपिटल लेटर मतलब उसका कुछ स्पेशल मीनिंग है। तो वो बेसिकली सिंबॉलिक कांस्टेंट्स के लिए यूज करते हैं अपर केस। ये गाइडलाइन है, कंपाइलर सब कंपाइल कर देगा, ठीक है, लेकिन आपको एक प्रोग्रामिंग डिसिप्लिन बनाना जरूरी है। उस डिसिप्लिन में भी आपका सी कोडिंग गाइडलाइंस होता है। सी को कोड करने के लिए आप जरूर कोई गाइडलाइन पढ़िएगा या अपना बना के रखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता। मैं हूँ कर्नल प्रोग्रामिंग गाइडलाइंस यूज करता हूँ मैं पर्सनली, जो कर्नल डेवलपर यूज करते हैं मैं वो यूज करता हूँ, ठीक है। अब सी के बारे में, जो सी के जो टोकन्स हैं, जैसे हमने सी प्रोग्राम लिख लिया तो क्या क्या होते हैं? कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट क्या होता है? जो कभी उसका वैल्यू चेंज होता है प्रोग्राम जब रन करते हैं। दूसरा होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब रन टाइम में उसका वैल्यू चेंज होता रहता है बार बार, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं वो सी प्रोग्राम में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? जो भी वेरिएबल हुए या फंक्शन हुए या पॉइंटर, सबको एक नाम देना पड़ता है ना, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। और कीवर्ड्स, सो कीवर्ड्स मतलब फॉर, इफ, इंट, लॉन्ग, तो जो भी आप देखेंगे ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि इसका एक वेल डिफाइंड मीनिंग है। ऑलरेडी कंपाइलर जानता है कि अरे तो कीवर्ड्स हैं, इसका मीनिंग है। तो आपके पास कीवर्ड्स हुए या फिर आइडेंटिफायर्स हुए, है ना, ठीक है। तो मेरा फोकस इस समय ये था कि मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था, गेटिंग स्टार्टेड लैब के बारे में, क्या सही है क्या गलत है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है ना, क्यों हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें वाला। अब हम लोग करेंगे 2 शॉर्ट एक्सरसाइजेस। पहला एक्सरसाइज होगा ऑब्जेक्ट कोड और बाइनरी कोड के बारे में, और दूसरा होगा सिग्निफिकेंस ऑफ सेमीकोलन, ठीक है। तो चलिए लैब की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। तो पहला होगा आपका ऑब्जेक्ट कोड के बारे में। तो ऑब्जेक्ट कोड जो है मैंने बहुत छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है कि ऑब्जेक्ट कोड का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये मैंने ख्याल किया है हेलो सैन फाउंड्री, बस इतना ही है। मेन फंक्शन एक ही फंक्शन है। अब इसको कंपाइल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कंपाइलेशन में मैं क्या कर रहा हूँ। सीसी करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ए डॉट आउट आ जाता है, ठीक है। ये ए डॉट आउट अभी जस्ट आ गया, 11 अगस्त है आज का तारीख, शाम का, ठीक है। तो ये आ गया ए डॉट आउट। इसको रन करेंगे तो रन हो गया। इसकी लंबाई कितनी है? 16704, ये लेंथ है। ये जो फाइल जनरेट हुआ ए डॉट आउट 16704, 16 किलोबाइट के आसपास है। मेरा प्रोग्राम कितना छोटा था, हमने प्रोग्राम क्या लिखा था? हमने तो खाली यही लिखा था। तो ये डॉट आउट है, ये रियली में ऑब्जेक्ट कोड नहीं है, ये पूरा बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कोड है, ठीक है। तो अब इसका ऑब्जेक्ट कोड कैसे बनाएंगे? जब भी कभी ऑब्जेक्ट कोड बनाना होता है तो जब कंपाइल करते हैं हम लोग तो CC-C लिखते हैं। सी मतलब खाली मेरे प्रोग्राम, मेरे .c फाइल का ऑब्जेक्ट कोड बनाइए। तो अगर उसको मैं ls-l करता हूँ तो आपको एक दिखाई देगा .o, ये अभी हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको टाइमलाइन में कर देता हूँ। तो देखिए मैं लाइनक्स कमांड यूज़ कर रहा हूँ तो आपको कुछ कमांड यूज़ करने में ईजी रहेगा। तो मैंने कंपाइल किया था, LRT कर दिया मैंने ls के साथ, तो रिवर्स ऑर्डर में टाइमलाइन के साथ, ठीक है। तो ये आपका सबसे लेटेस्ट होगा, ये सेकंड लास्ट। तो ये हमने बनाया था और ये बनाया। अब ध्यान दीजिएगा ये जो ऑब्जेक्ट कोड बनाया ये तो खाली 1688 है, मतलब 1688, और ये से 10 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट कोड तो बहुत छोटा है, लेकिन जब ये फाइनल बाइनरी बनता है, फाइनल बाइनरी मतलब ए डॉट आउट बनता है, तो बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसा क्या है कि इसमें छोटा है और वो इतना बड़ा है, क्या ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, मैंने कहा ना, जब आप कंपाइल करते हैं कोड को तो ये आपका पहला स्टेज हो गया। मतलब पहला एक्चुअली टेक्निकली नहीं है, लेकिन एक स्टेज है जिसमें आप आपके प्रोग्राम को खाली कंपाइल करके आपका .o बन रहा है, मेन फंक्शन का .o। इसमें मेन फंक्शन का .o तो है ही, उसके अलावा आपके रन टाइम एनवायरनमेंट के बहुत सारे लाइब्रेरीज भी आ जाते हैं, एडिशनल डिटेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ और अच्छे कमांड दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ा डिटेल पता चलेगा। अब
2-3 चीज़ें हैं। पहला ये दिखाऊंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट कोड बना है ये एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है। लाइनक्स प्रोग्रामर या लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर लोग जानते हैं ये रीड राइट एग्जीक्यूट वाला जो सेटिंग है इसमें एक्स नहीं लिखा है, मतलब ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है ही नहीं। और ये क्या है, इसमें एक्स लिखा है, मतलब ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। एग्जीक्यूटेबल मतलब इसको रन कर सकते हैं, इसको रन नहीं करेंगे क्योंकि एग्जीक्यूटेबल तो है ही नहीं है। ठीक है। एक और बहुत पॉपुलर कमांड है फाइल। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो फाइल हम सप्लाई कर रहे हैं किस तरह का फाइल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है ये ELF फाइल है, 64 बिट रीलोकेटेबल फाइल है। ठीक है। रीलोकेटेबल मतलब इसको हमको ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ये हम कहीं और से इसको हमको कंबाइन करके एक फाइनली एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा। अगर मैं a.out डालता हूँ तो उसको आपको थोड़ा सा अलग इसमें डेटा मिलेगा। तो ये बोल रहा है ELF है, शेयर्ड ऑब्जेक्ट हो गया ये डायनेमिकली लिंक्ड है, तो सब कुछ रेडी है ये। ठीक है। तो ये रेडी है, इसको हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट हो गया 64 बिट और डायनेमिकली लिंक भी, तो लिंकिंग इन्फॉर्मेशन है। एक और कमांड होता है लाइनक्स में जिसको बोलते हैं LDD। तो ये बहुत अच्छा है, ये आपको समझ में आ जाएगा LDD मैं क्यों टाइप कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम a.out को रन करने के लिए हमको ये वाला लाइब्रेरी भी चाहिए, ये वाला लाइब्रेरी भी चाहिए, ये वाला लाइब्रेरी, तो 3 लाइब्रेरी फंक्शन चाहिए इसको रन करने के लिए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो आपका बाइनरी कोड है a.out वो काफ़ी बड़ा है, इसको बहुत सारे लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज हैं चाहिए। और जो आपका ऑब्जेक्ट कोड है वो बहुत छोटा है। देखिए वो आपका मेन फंक्शन जो था आपका मेन, उसी का कंपाइल्ड वर्जन है। ठीक है। सो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? जो पहला एक्सरसाइज था ऑब्जेक्ट कोड और बाइनरी ऑब्जेक्ट कोड। तो बहुत तरीके हो गए। तो एग्जीक्यूट है तो इसको मैं a.out करूँगा तो हमारा प्रोग्राम रन करके हेलो फैन फाउंड्री आ जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं रन करने की कोशिश करता हूँ तो ये बोलेगा नहीं, परमिशन डिनाइड। इसमें तो परमिशन ही नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स तो है नहीं, परमिशन तो सेट ही नहीं है क्योंकि ये रन भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये था हमारा पहला डेमो फंडामेंटल लेवल में समझने के लिए। दूसरा डेमो मैं देना चाहूँगा सिग्निफिकेंस ऑफ सेमीकोलन क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये कोड मैं लिख रहा हूँ, सेमीकोलन वाला कोड लिखा है मैंने। ठीक है। आप इसको 2 मिनट समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। इंटीजर i फॉर i = 0, i <5, i++ printf हेलो वर्ल्ड सैन फाउंड्री। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम क्या आउटपुट देगा? तो आप वीडियो पॉज कीजिए और फिर इसको चालू कीजिए। तो अब आप इसको रन करेंगे कंपाइल करके तो आपको अलग आंसर मिल सकता है। ठीक है। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, अभी CC कर दिया और रन कर रहा हूँ। तो रन करेंगे तो आपको इसमें कुछ अलग आउटपुट आएगा। हेलो सैन फाउंड्री 5 आ गया। कुछ लोग जैसे आप, मुझे मालूम नहीं कि आपने भी यही आंसर सोचा था। हो सकता है आपने यही आंसर सोचा होगा, आपने ध्यान से इस कोड को पढ़ा होगा। या फिर हो सकता है आप ये सोचेंगे कि ये 5 बार 0 से लेकर के 5 तक 5 तक 0 से 5 तक ये 5 बार हेलो सैन फाउंड्री 0 1 2 3 4 5 बार ये प्रिंट करेगा। ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम आपने क्या सोचा था, ये आप ही जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट खाली आ रहा है हेलो सैन फाउंड्री 5। लास्ट एक ही बार आ रहा है। क्यों एक ही बार आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्रामिंग या तो मिस्टेक हुआ है या मैजिक हुआ है। ठीक है। तो अब इस कोड को ध्यान से देखिएगा। फॉर i = 0, i <5, i++ मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। सेमीकोलन क्या होता है? वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। मतलब फॉर लूप i = 0 से स्टार्ट होगा, i++ होगा, i <5 है, यहाँ <5 है, फिर i++ करेगा। क्योंकि यहाँ टर्मिनेटर दे दिया है मैंने तो ये इसी को फॉर लूप में रोटेट करते रहेगा। तो i का वैल्यू 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। जब i का वैल्यू 5 होगा तो पूरा फॉर लूप का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा। उसके बाद ये प्रिंटफ आएगा। तो i का वैल्यू 5 हुआ तो इसलिए ये आया है। या तो ये मिस्टेक है या ट्रिकी कोड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है आपको ये मालूम है। अगर मैं यहाँ सेमीकोलन हटा दूंगा, ये सेमीकोलन हटा दिया, तो अब क्या करेगा, ये फॉर i का वैल्यू 0 हुआ तो यहाँ पे जाएगा। तो अब ये दोनों सिंगल स्टेटमेंट हो गया। पहले फॉर लूप एक सिंगल स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट टर्मिनेट कर दिया था। अब क्या हुआ, फॉर के साथ ये प्रिंटफ दोनों मिलकर के सिंगल स्टेटमेंट बन रहा है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। अब सेमीकोलन हटाया तो i का वैल्यू 0 है तो ये प्रिंट होगा, फिर i का वैल्यू 1 है तो ये प्रिंट होगा, ऐसे जाते जाएगा। तो इसको देखिए, रन करेंगे कंपाइल करके, तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे।
तो आपको ध्यान रखना है सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप उसको सही जगह में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रोग्राम का जो लॉजिक है, रन टाइम आउटपुट है, काफ़ी चेंज हो सकता है। ठीक है, सो सेमीकोलन इज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर, वो टर्मिनेट करता है, तो आपको उसको ध्यान रखना है। तो आज के गेटिंग स्टार्टेड वीडियो के लिए मैं इतना ही कवर करूँगा और आशा करता हूँ कि आपको एक मोटिवेशन मिला होगा कि सी लैंग्वेज क्या है। बिल्कुल सी लैंग्वेज को पढ़िएगा, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे से, तो कोई भी दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बहुत ही कम समय में समझ जाएंगे, क्योंकि वो हाई लेवल होते हैं। सी लैंग्वेज सिस्टम्स लेवल है, ठीक है, तो काफ़ी डिटेल है, काफ़ी सीरियसनेस रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना कवर करता हूँ और आपके लिए नए वीडियो में फिर से एक मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए। हम हर हफ्ते एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, इसलिए आप सैन फाउंड्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।